हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस में। हम सभी कर रहे हैं परीक्षा की तैयारी, सीजी बोर्ड एग्जाम 2021 क्लास 12 फिजिक्स। तो चलिए, परीक्षा की तैयारी में एक और वीडियो आप सभी बच्चों के लिए मैं लेकर आया हूं। आज हम क्लास 12 फिजिक्स एक बार फिर से देखेंगे 5 अंक के प्रश्न चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 है स्थिर विद्युत एवं धारिता से। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। जितने ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स जुड़ सकते हैं हमारे चैनल के साथ सभी को बताइए, शेयर कीजिए, जोड़िए, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आप सभी बच्चों को देने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात, मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है जो सीजी बोर्ड वालों के लिए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो खाली क्वेश्चन जो है वो लेकर आ जाते हैं, वो तो कहीं से भी आपको मिल सकता है, गाइड से भी। मगर मेन जो चीज है बेटा वो ये है कि आपको क्या वो क्वेश्चन के सॉल्यूशन पता है, क्या आपको उनको सॉल्व करने आता है। ऑफलाइन मोड में एग्जाम्स होने हैं, आपको पूरा प्रिपरेशन करना है एग्जाम का। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आएगा तो फिर एग्जाम में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहां हम आपको दे रहे हैं बेटा क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, कौन से चैप्टर से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। साथ ही साथ हम बताएंगे आपको उसका सॉल्यूशन कैसे करना है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अभी भी समय नहीं निकला है। जो हिम्मत करेगा अभी भी, उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं बेटा, बहुत सारा समय है। आप आज से ही भिड़ जाइए, जिस दिन से मेरा वीडियो आप देख रहे हैं उसी दिन से भिड़ जाइए। जितने क्वेश्चन और सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं, पेन कॉपी लेकर आप तैयार रहिएंगे और सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करते चलेंगे। 100% आपको सफलता मिलेगी, गारंटी है मेरी। पढ़िए, मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। और फिजिक्स सब्जेक्ट में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसा मैथ्स होता है वैसी फिजिक्स होता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व होने वाले नहीं है, मैं कितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूं। ओके बच्चों, तो चलिए, जैसा कि आप सभी बच्चों को मालूम है, हमारे ऑलरेडी एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। साथ ही साथ चैप्टर नंबर 1 में मैंने 2 पार्ट करके, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके जो आपके 5 अंक के प्रश्न हैं वो दोनों अपलोड कर दिए हैं। आज मैं चैप्टर नंबर 2, ये केवल एक ही वीडियो बना रहा हूं। यहां मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं चैप्टर नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता से, और ये 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जो चैप्टर नंबर 1 स्थिर विद्युत है और ये जो आपका स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता है बेटा, वो वैद्युत आवेश और क्षेत्र, और ये स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, यहां से एक एक क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत रहते हैं। एक क्वेश्चन वहां से देगा, एक क्वेश्चन यहां से देगा, दोनों के बीच में लगा रहेगा। अथवा आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 में थोड़े से क्वेश्चन के जो नंबर्स हैं वो ज्यादा हैं अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन लिए हैं और श्योरली बोल सकता हूं कि ये 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2021 में मिलने वाला है। तो चलिए तैयार हो जाइए आज क्लास के लिए। और वीडियो प्लीज आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर आप सफलता चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए और कॉपी पेन लेकर देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूं क्वेश्चन आप उसी तरीके से सॉल्व करते चलेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 ये, और बाकी जितने वीडियो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अपलोड हो चुके हैं उनके जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो आज का मैंने जो सबसे पहला क्वेश्चन लिया है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 1, वो है संधारित्र किसे कहते हैं, ठीक है। कैपेसिटर क्या है, इसका सिद्धांत समझाइए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। 5 नंबर का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो सबसे पहले हमको बताना है कि ये संधारित्र है क्या। तो संधारित्र, देखिए यहां लिखा हुआ है संधारित्र कैपेसिटर। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिससे किसी चालक के आकार, कोई चालक रहता है उसके आकार या आयतन में बगैर परिवर्तन किए उसकी धारिता को क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। उस युक्ति को क्या कहते हैं बेटा, हम संधारित्र कहते हैं। मतलब अगर हमको किसी कंडक्टर का क्या उसकी धारिता, मतलब उसके जो कैपेसिटेंस है उसको इंक्रीज करना होगा, उसकी धारिता को बढ़ाना होगा, तो हम इस युक्ति की सहायता से, जिसे क्या बोला जाता है, संधारित्र बोला जाता है, उसकी आकार या आयतन में बगैर कोई परिवर्तन किए, बगैर कोई चेंजेस किए आसानी से क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी युक्ति कहलाती है बेटा संधारित्र या कैपेसिटर, ठीक है। चलिए कैसे बढ़ाया जाता है, देखो इसका
जो तरीका होता है वो क्या होता है मैं यहां आपको बता देता हूं बेटा। यहां देखिए धारिता के लिए हमारे पास में फार्मूला होता है बेटा, धारिता क्या होती है C, C इज इक्वल टू हमारे पास में फार्मूला होता है Q अपॉन V। C इज इक्वल टू क्या होता है बेटा फार्मूला Q अपॉन V, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अगर आप इस फार्मूले का मतलब समझते हैं तो C, यहां V जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा C के, V जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब व्युत्क्रमानुपाती किसके C के, व्युत्क्रमानुपाती समझते हैं। व्युत्क्रमानुपाती जब ऐसी कोई दो भौतिक राशियां एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है तो अगर एक का मान इंक्रीज किया जाता है बढ़ाया जाता है तो दूसरे का मान क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। अगर हम विभव को क्या करें बेटा, विभव का मान को क्या कर दें किसी तरीके से हम कम कर दें तो धारिता क्या हो जाएगी जी, धारिता जो रहेगी वो बढ़ जाएगी। तो इसी सिद्धांत पर हम यहां वर्क करते हैं, हम चालक के विभव को कम करते हैं ताकि उसकी धारिता को हम क्या कर सकें बेटा, बढ़ा सकें। ओके, तो चलिए कैसे होता है संधारित्र का सिद्धांत। पहले संधारित्र की परिभाषा याद कर लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत ही सिंपल है। एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन में कोई परिवर्तन करे बगैर हम उसकी धारिता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वो कहलाता है बेटा संधारित्र। क्या कहलाता है वो, संधारित्र कहलाता है। अब देखिए यहां संधारित्र के सिद्धांत को मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ही सिंपल है, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले एक प्लेट लेते हैं, ठीक है, कौन सा प्लेट है बेटा, ये प्लेट को हम नाम दे देंगे A और इसको हम पॉजिटिव चार्ज दे देंगे। कौन सा चार्ज दे देंगे, हम इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिए। अब इसी के पास में हम एक दूसरा प्लेट लेकर आते हैं बेटा, इस प्लेट को नाम देते हैं B। क्या नाम देते हैं, B। एक प्लेट लिए हमने A को दे दिया हमने पॉजिटिव चार्ज, पास में हमने दूसरा प्लेट लेकर आया बेटा B। ये जो दूसरा प्लेट है इसमें कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, मगर प्रेरण के द्वारा B के समीपवर्ती तल पर बोलता है जो A के पास में है। B प्लेट है, प्लेट में कितने तल होते हैं, दो तल होते हैं बेटा, ठीक है। तो जो समीपवर्ती तल है A के पास वाला तल है वहां माइनस ये ऋण आवेश, ये इस तरह से ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है। और जो दूर वाला तल होता है दूसरी ओर है, ठीक है, जो दूर वाला तल है बेटा जो दूसरी ओर है वहां धनावेश प्रेरित हो जाता है, ये इस तरीके से, यहां प्लस ये धनावेश प्रेरित हो गया, ठीक है, ये यहां धनावेश प्रेरित हो गया। बात समझ में आई, ये प्रेरण से हुआ। कहां से हुआ बेटा, ये प्रेरण से। तो देखिए अब A पर धनावेश है, B पर पास वाले तल पर, B के जो A के पास है नजदीक है वहां माइनस है, दूर वाले पर प्लस है। तो इन दोनों में से जो नजदीक होता है उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है किस पर, जो चालक प्लेट A है। तो पास में B का कौन सा तल है, ऋण आवेशित तल है। तो ऋण आवेशित तल क्या करता है बेटा, A के विभव को कम कर देता है, जो चालक A होता है उसके विभव को कम कर देता है। और मैंने फार्मूला जो बताया बेटा C इज इक्वल टू Q अपॉन V, उसके अकॉर्डिंग अगर विभव का मान कम हो रहा है इसका अर्थ सिंपल सा इतना होता है कि धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये ऋण आवेश A के विभव को कम करता है, ठीक है, विभव कम हो रहा है मतलब A की जो धारिता है, जो उसकी कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होगी। ओके, नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा मजा लीजिए, ठीक है, इस पढ़ाई का भी मजा लीजिए, जिंदगी का मजा तो हमको लेना ही है और ये तो सच्चाई है। अगर आपको जिंदगी का मजा लेना है तो पढ़ाई का भी मजा लेना होगा। अगर ये साल आपका बहुत अच्छा निकला क्लास 12th और इसके बाद जो आपके 3 साल ग्रेजुएशन और 2 साल आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के होते हैं वो बहुत अच्छे गए बेटा, तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी होगी। इसलिए आज मेहनत कीजिए, ठीक है, आज का मेहनत आपका कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। बोलते हैं जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। तो आज आप अपनी जो पढ़ाई वाली जो फसल है, आपका जो कैरियर के लिए जो फसल है वो अच्छा बोइए, ठीक है, वहां आप बहुत मेहनत कीजिए ताकि भविष्य में आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और हम तो हैं इसके लिए, कोई भी मदद चाहिए मैं बार बार अपना नंबर सभी बच्चों को देता हूं कि ये मेरा नंबर है, आप इसको नोट कर लीजिए, मुझे बताएंगे अगर आपको कोई भी परेशानी हो बेटा एग्जाम से की तैयारी से लेकर या कोई भी अन्य तरह की परेशानी है एग्जाम को लेकर, वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरा नंबर एक बार फिर से आप सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा बेटा, मेरा नंबर है 9993198819। आप इस पर कॉल नहीं करेंगे, आपको करना होगा व्हाट्सएप में मैसेज, कोई भी इंक्वायरी चाहिए आपको यहां से अवेलेबल हो जाएगा। ओके बच्चों, फिर से एक बार देखिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने बताया। मैंने क्या बताया आप सभी को कि एक चालक प्लेट हमने A लिया जिस पर हमने धन आवेश दिया, दूसरा चालक प्लेट B लिया जिसमें कोई आवेश नहीं था, प्रेरण के द्वारा पास वाले तल पर माइनस, दूर वाले तल पर प्लस प्रेरित हुआ, माइनस
का प्रभाव अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि वो पास में है, इसीलिए। ठीक है, तो वो विभव को कम कर देता है। इस तरह से क्या हो जाती है बेटा? धारिता बढ़ जाती है। अब अगर ये इसी डायग्राम में देखिए ना, फिर से एक बार, ये चालक प्लेट ए, ये चालक प्लेट बी। ए पर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था बेटा। ए पर हमने कौन सा चार्ज दिया था? हमने पॉजिटिव चार्ज दिया था। बी पर है माइनस। अगर जो पास में बी है उसका संबंध हम किससे कर दें? अर्थ से कर दें बेटा। किससे कर दें? अगर हम अर्थ से कर दें तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाता है? बोलते हैं अर्थ में। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर उस पॉजिटिव चार्ज को समाप्त कर देते हैं। दोनों वर्डिंग्स बिल्कुल करेक्ट होते हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया? अर्थ में। या बोल सकते हैं कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर इस जो पॉजिटिव चार्ज है उसको खत्म कर दिया। तो बी में केवल क्या रह गया? बी में क्या बच गया है? बी में केवल माइनस चार्ज बच गया है। बात समझ में आ रही होगी मेरी? बी पर माइनस चार्ज बच गया, तो ये माइनस चार्ज ए की विभव को और अधिक कम कर देगा, जिससे चालक ए की धारिता विभव कम होने पर बढ़ जाएगी। क्लियर? ये आपको समझना है। इस तरीके से ये होता है बेटा संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत को मैंने यहां लिख भी दिया है। थ्योरी, कई बच्चे बोलते हैं सर क्या क्या लिखेंगे, तो आप वीडियो पॉज करके देख भी सकते हैं बेटा क्या क्या चीजें हैं। मैंने थ्योरी के रूप में भी दे दिया है, वही चीज मैंने यहां समझा दिया आपको। ओके, अब हमको निकालना क्या है? यहां हमको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक निकालना है। हम एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाएंगे बेटा और उसकी धारिता के लिए व्यंजक निकालेंगे। तो चलिए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो प्लेट्स बनानी होगी। दो प्लेट्स बना लेते हैं, एक्स और वाई। ये एक प्लेट, ये दूसरा प्लेट, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए बेटा। ये दो प्लेट्स आप बना लीजिएगा। फर्स्ट प्लेट एक्स, दूसरा प्लेट वाई। दो प्लेट है हमारे पास एक्स और वाई। सेम वर्क यहां भी करेंगे बेटा। एक्स जो प्लेट होती है उसको हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं। कौन सा चार्ज देते हैं बेटा? इसको हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं। इसको हम प्लस क्यू आवेश दिए। ठीक है, इसको हमने दे दिया है पॉजिटिव चार्ज। बी के अब पॉजिटिव चार्ज दे दिए। बी के नजदीक वाले तल पर कौन सा आवेश प्रेरित हो जाएगा बेटा? माइनस। कौन सा आवेश प्रेरित हो जाता है? माइनस। तो यहां से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक प्लेट से किधर चलने लगेगी? दूसरे की ओर। प्लस से किधर चलने लगेगी बेटा? माइनस की ओर चलने लगती है। ये क्या चीज हो गई? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर जाती है बेटा? प्लस से किधर जाती है? माइनस की ओर चलने लगती है। ठीक है, फिर से एक बार डायग्राम देख लीजिए। बहुत ही सिंपल डायग्राम है हमारे पास में। यहां मैंने दो प्लेट्स लिए हैं। एक प्लेट का नाम क्या है बेटा? एक्स है। दूसरे प्लेट का नाम क्या है? वाई है। ए को हमने धनावेश दिया बेटा, तो धनावेश जो वाई प्लेट है उसके पास वाले तल पर ऋणावेश प्रेरित हो गया। दूर वाले तल पर कौन सा आवेश प्रेरित हुआ होगा? धन हुआ होगा। दूर वाले तल का संबंध, दूर वाला जो तल है उसका संबंध हम कहां से कर देंगे बेटा? अर्थ से कर देते हैं। कहां से कर देते हैं? अर्थ से। तो संपूर्ण धनावेश अभी जैसे मैंने बताया था आपको, वो कहां चला जाता है? अर्थ में चला जाता है। ठीक है, वो अर्थ में चला जाता है। मैं थोड़ा सा इसको ये अर्थ, इस तरीके से संपूर्ण धनावेश अर्थ में चला जाता है। यहां एक चीज और याद रखिएगा कि दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम स्मॉल डी लेते हैं, और यहां जो एक हम परावैद्युतांक लेते हैं, जो माध्यम का परावैद्युतांक होता है बेटा, वो परावैद्युतांक हम क्या लेंगे? हम के लेंगे। परावैद्युतांक क्या लेंगे बेटा? हम कैपिटल के ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो डायग्राम है वो तैयार हो गया। फिर से एक बार सुनिएगा। दो प्लेटें हैं हमारे पास में, एक्स और वाई। एक्स को हमने धनावेश दिया था, पास स्थित दूसरी प्लेट वाई के समीपवर्ती तल पर ऋणावेश प्रेरित होता है। दूर वाले तल पर धनावेश। दूर वाले तल का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, और ये जो दिखाई दे रही है वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर जा रही हैं। ठीक है, और दोनों प्लेटों के मध्य हम परावैद्युतांक मान के चलते हैं के। हमको क्या निकालना है? इस समांतर प्लेट जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी धारिता निकालनी है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर कैसे निकालते हैं धारिता? तो धारिता के लिए फॉर्मूला क्या है भाई? ये तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि एक्चुअल में धारिता के लिए सूत्र क्या होता है। ठीक है, एक्चुअल में धारिता के लिए सूत्र क्या होता है? धारिता कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया Q अपॉन V। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? फार्मूला हमारा
Q अपॉन V। तो C इज इक्वल टू अगर Q अपॉन V फार्मूला है हमारे पास में, C इज इक्वल टू Q अपॉन V फार्मूला है, तो Q तो मालूम है जो चार्ज दिए, हमको निकालना क्या है, हमको विभव चाहिए। हमको क्या चाहिए बेटा, विभव। दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर। मेरी बात को अच्छे से समझ जाएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है ये प्रश्न। आपको निकालना है C, तो C इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, Q अपॉन V। C इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, Q अपॉन V। Q तो है हमारे पास में, चार्ज हमने बता दिया, प्लस Q चार्ज दिया गया है, हमको विभवांतर चाहिए। तो विभवांतर निकालेंगे कैसे, हमको विभव की जरूरत है। तो विभव निकालना है, तो विभव के लिए फार्मूला होता है बेटा तीव्रता गुणित दूरी। ये कहां से आता है, जबकि हमको मालूम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध आपने पढ़ा होगा, ये होता है E इज इक्वल टू V अपॉन D। तो यहां से V इज इक्वल टू हो जाता है बेटा E अपॉन D। तो ये दोनों चीजें अपने माइंड में रखना। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है धारिता। तो धारिता के लिए चाहिए विभव और विभव के लिए चाहिए तीव्रता। तो हमको चाहिए सबसे पहले बेटा तीव्रता। तो चलिए अब देखो, इधर आपने गॉस प्रमेय में पढ़ा हुआ है कि दो समांतर जो प्लेटें रहती हैं या दो अनंत समतल चादर जो होती हैं उनके मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो प्लेट्स देखी थी, बाईं ओर दाईं ओर जितने भी क्या होती है बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो आपने निकाला हुआ है फार्मूले से। तो यहां सबसे पहले आपको याद रखना है क्या चीज बेटा, एक्स के बोलता है कौन सी ओर, बाईं ओर, एक्स के बाईं ओर, एक्स जो है उसके बाईं ओर विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू 0। वैसे ही y के जो दाईं ओर रहेगा वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0। ठीक है, अब x पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, x पर क्या देखना बेटा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। x पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा ले लेते हैं, प्लस Q चार्ज है इसलिए। और y पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है बेटा, y पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये सारा मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पृष्ठीय आवेश घनत्व ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस सिग्मा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये माइनस सिग्मा होगा। x पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो जाएगा, y पर पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना, यहाँ सिग्मा है, यहाँ माइनस सिग्मा है। ठीक है, ये इस तरीके से। अब हम x और y के मध्य निकालेंगे क्या, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब विद्युत बल रेखाएं, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, देखिए पैरेलल आ रही, मतलब x और y के मध्य जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कैसी होगी बेटा, एक समान होगी। तो x और y के मध्य विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, E इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला होता है बेटा सिग्मा। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, यहां पराविद्युतांक k लिया हुआ है तो ये एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा, k। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 k। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। चूंकि हमको मालूम है पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू बेटा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q, और प्लेटों का क्षेत्रफल हम मान के चलेंगे A, तो ये हो जाएगा बेटा Q अपॉन A। ठीक है, इसलिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो फार्मूला हमको मिलेगा E इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से देखते जाएंगे। E इज इक्वल टू यहां सिग्मा के प्लेस में हम रख देंगे बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास Q एप्सिलॉन 0 K A। बात समझ में आई। x के बाईं ओर, ऐसी आप वर्डिंग्स में लिखेंगे भी, x के बाईं ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, वैसी y के दाईं ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। x पर पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा है, y पर पृष्ठीय आवेश घनत्व तो माइनस आवेश के कारण माइनस सिग्मा होगा। x और y के मध्य विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 k। सिग्मा का मान होता है बेटा Q अपॉन A। क्या होता है, Q अपॉन A। इस तरह से E इज इक्वल टू किसके फार्मूला बेटा, E इज इक्वल टू हमको Q अपॉन एप्सिलॉन 0 k A मिल जाता है। ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, पहला काम हो गया। अब मैंने बोला था, अतः आप क्या निकालना बेटा, विभवांतर V। V इज इक्वल टू फार्मूला E इंटू डी। कहां से आया आप साइड में बता सकते हैं, जबकि हमको मालूम होता है रिलेशनशिप जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में, E इज इक्वल टू V बाई डी। पढ़ा होगा आपने, E इज इक्वल टू होता है dV बाई dx। तो यहां हो गया हमारे पास E इज इक्वल टू V अपॉन डी। ओके, E इज इक्वल टू V अपॉन डी। वैल्यू पुट करेंगे, V इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 k A, और ये D है तो इनटू हो जाएगा ऊपर में
डी। तो ये हमारा काम हो गया बेटा, हमको क्या मिल गया, विभवांतर। तो जैसे मैंने बोला था, दिमाग में रखना आप धारिता, धारिता के लिए विभव चाहिए, विभव के लिए चाहिए तीव्रता। तो सबसे पहले हम दोनों प्लेटों के मध्य क्या निकाल लिए बेटा, तीव्रता निकालिए, तीव्रता के बाद विभव मिल गया। अब हमारा काम हो गया बहुत ही आसान। अब हमको चाहिए धारिता C। C इज इक्वल टू फॉर्मूला Q अपॉन V। तो C Q अपॉन V, V का फॉर्मूला है QD अपॉन एप्सिलॉन 0 K A। क्या हो जाएगा हमारे पास, एप्सिलॉन 0 K A, ये हो जाएगा। Q और Q क्या हो गया बेटा, कैंसल। C इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा बेटा, एप्सिलॉन 0 K A अपॉन D। एप्सिलॉन 0 K A अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, D। ये हमारे पास में फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए क्या होता है, बोलता है फॉर्मूला होता है। और यहां बोलता है बेटा, यदि दोनों प्लेटों के बीच, ये फॉर्मूला आपका आ गया ना, यहां नीचे एक लाइन में आप लिख सकते हैं, यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए क्या है, व्यंजक है। अगर दोनों प्लेटों के मध्य माध्यम अगर वायु या निर्वात हो, ठीक है, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं। बहुत ही आसान, अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। पेन कॉपी लेके जब भी मेरा वीडियो देखें, मैं बार बार बोलता हूं, पेन कॉपी लेके बैठे, प्रैक्टिस कीजिए। 100% सफलता मिलेगी। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन आपके मार्क्स अगर अच्छे आते हैं बोर्ड एग्जाम में, एक बार मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा आपके रिजल्ट आने पर, सर हमारे इतने मार्क्स आए, हमने आपका वीडियो देखकर प्रैक्टिस किया। ये चीज आप जरूर हमसे शेयर कीजिएगा। ओके बच्चों, तो चलिए अब एक और महत्वपूर्ण चीज यहां बताना चाहता हूं। कई बार एग्जाम में पूछता है बेटा कि ये जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है वो किन किन चीजों पर निर्भर करती है, या उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो इसके लिए हमको क्या चीज, फॉर्मूला से बनता है। कैसे बनता है, देखिए फॉर्मूले में C जो है वो प्रोपोर्शनल है बेटा, किसके, एप्सिलॉन 0 के। C किसके प्रोपोर्शनल है, यहां एप्सिलॉन 0 के प्रोपोर्शनल है, K के A के। तो यहां मैं सबसे पहले ले लेता हूं, चलिए A, C प्रोपोर्शनल टू A। अगर प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक होता है तो धारिता का मान भी अधिक होता है। ये निर्भरता या प्रभावित करने वाले कारक बता रहा हूं। अगर समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल भी अधिक होगा तो धारिता भी अधिक होगी। क्यों, क्योंकि फार्मूले में दिखाई दे रहा है किसी किसके प्रोपोर्शनल है, A के प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, A के प्रोपोर्शनल है। और भी कुछ हम पॉइंट्स यहां ले सकते हैं, जैसे सेकंड C प्रोपोर्शनल टू 1/D। यदि प्लेटों के बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए, बोलता है बेटा कम कर दिया जाए, तब भी क्या हो जाएगी, हमारी जो विद्युत धारिता का मान है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और तीसरा चीज ले सकते हैं C प्रोपोर्शनल टू K। अगर हम अधिक परावैद्युत माध्यम वाला पदार्थ रखें दोनों प्लेटों के बीच, तब भी धारिता बढ़ जाएगी। तो प्रभावित करने वाले कारक या कौन कौन से जो कारक है उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, या फिर धारिता किन किन चीजों पर निर्भर करती है, ऐसा पूछता है। तो ये चीजें आप याद रखना। और 1 नंबर की जो भी क्वेश्चन है बेटा वो भी ये 5 मार्क्स में ही बनते हैं। कई बार आता है कि 2 समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र हैं, यदि उनके प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/D के। अगर D का मान बढ़ा देंगे तो धारिता क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर प्लेटों के बीच की दूरी को अगर कम कर देंगे तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये तीनों पॉइंट्स याद रखना कि क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ती है, दूरी बढ़ाने पर दोनों प्लेटों के बीच की धारिता कम होती है, और अधिक परावैद्युत वाला माध्यम रखने पर धारिता बढ़ जाती है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए, कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए जो जो चीजें हम बता रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन फिर से एक बार समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक प्राप्त करना है। यहां एक कंडीशन अप्लाई किया गया है, बोलता है कि जबकि प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम उपस्थित हो। क्या हो, एक परावैद्युत माध्यम उपस्थित हो, यदि परावैद्युत माध्यम के स्थान पर कोई धातु प्रयुक्त करे तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये प्रश्न और एक्स्ट्रा पूछ दिया गया है यहां। और फिर से एक अथवा के रूप में बता रहा हूं कि कैसे और क्वेश्चन आपको पूछ सकता है बेटा। क्या बोलता है, आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की T मोटाई वाली पट्टी दोनों प्लेटों के बीच एक T मोटाई वाली क्या रखी है, पट्टी है, कि उपस्थिति में किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक स्थापित कीजिए। यदि T = 0 होगा तो धारिता का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन हमको पूछा गया है। तो चलिए, अभी हमने जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया, एक बार फिर से उसी पैटर्न पर हम अपना ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे बेटा। सबसे पहले आप डायग्राम पर फोकस कीजिएगा। डायग्राम देखिए बेटा, कैसे हम डायग्राम बनाते हैं। हम यहां भी
सबसे पहले क्या बनाएंगे बेटा, हम एक प्लेट ले लेते हैं। कौन सा प्लेट लेंगे, एक्स हमारे पास में सबसे पहले प्लेट होगा। एक्स को हम क्या देंगे, हम चार्ज देंगे बेटा। कितना चार्ज देंगे हम, प्लस क्यू चार्ज देंगे। तो एक्स के दोनों तरफ यहां पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज चला गया। और दूसरा जो प्लेट होगा बेटा हमारे पास में, वो प्लेट होगा वाई। कौन सा प्लेट होगा हमारे पास में, वाई होगा। तो वाई प्लेट के अंदर की ओर तो कौन सा चार्ज होता है बेटा, माइनस चार्ज होता है अंदरूनी सिरे पर, और बाहर किस ओर हम क्या कर देते हैं, उसका संबंध अर्थ से कर देते हैं। यहां एक स्पेशल केस ये है कि हम क्या चीज रख रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक टी स्मॉल टी मोटाई का, कितने टी मोटाई का बेटा, स्मॉल टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रख रहे हैं जिसकी मोटाई कितनी है, टी है। और आपको मालूम है कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, किसकी दूरी बेटा, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो थी वो थी स्मॉल डी। ये इस तरीके से ये हमारा डायग्राम बन गया। फिर से एक बार देखेंगे डायग्राम। एक्स वाई दो प्लेटें हैं समांतर प्लेट संधारित्र की। एक्स को कितना चार्ज दिया जाता है, प्लस क्यू। तो एक्स एक धनावेशित प्लेट होती है बेटा, ठीक है। वाई के पास वाले तल पर, निकटवर्ती तल पर ऋणावेश प्रेरित होता है। दूर वाले तल का संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं तो संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाता है, या बोल सकते हैं कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर इसके धनावेश को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसमें हम एक स्पेशल केस लेते हैं, टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ लगा देते हैं, दोनों प्लेटों के बीच रख देते हैं और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी थी डी। तो यहां एक चीज ध्यान देना है बेटा, टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ तो रख देते हैं, मगर इसके बाद यहां एक एयर गैप, ठीक है, वायु परत, यहां क्या निर्माण होता है, एक एयर गैप बनता है बेटा, ठीक है, वायु एक वायु अंतराल बनता है। क्या बनता है, एक वायु अंतराल बनता है। ये वायु अंतराल होता है बेटा डी माइनस टी। कितना होता है, डी माइनस टी। इस चीज को आप हमेशा याद रखना। यहां एक वायु अंतराल बनता है जिसका मान क्या होता है, डी माइनस टी। मैंने आपको लास्ट में बताया हमको निकालना क्या है, हमको धारिता निकालनी बेटा। हमको निकालनी क्या है, हमको धारिता निकालनी है। डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करना। धारिता निकालना है तो धारिता निकालने के लिए हमको क्या चाहिए बेटा, विभव चाहिए। और विभव निकालने के लिए क्या चाहिए, हमको तीव्रता। तो फिर से हम एक बार वहीं से स्टार्ट करेंगे। एक्स और वाई प्लेट के लिए के मध्य क्या देखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मगर यहां कंडीशन चेंज हो गई, एक्स और वाई के मध्य में वायु परत भी है और साथ ही साथ टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भी है। तो दोनों के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले बेटा हम काम क्या कर रहे हैं, यहां लिख लेना, एक्स वाई के मध्य क्या देखेंगे हम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं बेटा। एक्स और वाई के मध्य विद्युत क्षेत्र की क्या देख रहे हैं हम, तीव्रता देख रहे हैं, ठीक है। एक्स और वाई के मध्य हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहले बेटा किसके कारण से बोलता है, वायु परत, जो हमारे पास में क्या होता है बेटा, वायु परत होता है, उसके कारण से निकालेंगे, ठीक है। वायु परत में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो इसको आप लिखेंगे बेटा E0, फार्मूला आपको मालूम है सिग्मा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा एप्सिलॉन 0। सिग्मा की वैल्यू आपको मालूम है, सिग्मा क्या होता है बेटा, Q अपॉन A। तो ये एप्सिलॉन 0 A, यहां रीजन लिख लेना। जबकि हमको मालूम है पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो सिग्मा इजिकल टू होता है Q अपॉन A, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने बहुत डिटेल में लेके चला था पृष्ठीय आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। पिछला वीडियो आप जरूर देखें, वहां भी आपको 5 मार्क्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। 2 क्लासेस हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। एप्सिलॉन 0 इक्वल टू ये हमारे पास में आ गया E0 वायु परत के लिए। अब इसके बाद हम किसके कारण देखेंगे बेटा, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी पर क्या देखेंगे हम, विद्युत क्षेत्र। तो परावैद्युत पदार्थ की पट्टी पर विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू बेटा सिग्मा एप्सिलॉन 0 के, जहां के यहां आप लिख सकते हैं
के क्या चीज है, माध्यम का परावैद्युतांक है। जहां के क्या चीज है बेटा, माध्यम का परावैद्युतांक है। ये आप यहां लिख लेना, ठीक है। तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के हमारे पास वैल्यू आ रही है बेटा, तो हम इसको क्या करेंगे, सिग्मा की वैल्यू फिर से एक बार पुट कर देंगे, Q एप्सिलॉन 0 के A। तो देखिए पहले हम वायु परत के कारण निकाल लिए, फिर जो टी मोटाई का प्रावद्युत पदार्थ है उसके कारण निकाल लिए बेटा। अब हमारा काम है, अतः एक्स वाई के मध्य क्या देखेंगे हम, विभवांतर। क्या देखेंगे बेटा हम, विभवांतर। तो विभवांतर V इज इक्वल टू बेटा, पहला वायु परत है तो वायु परत E0, मैंने बताया था विभवांतर क्या होता है, तीव्रता गुणित दूरी। तो ये E0 और वायु परत की जो गैप है वो कितना है बेटा, d माइनस टी है। ये वायु अंतराल मैंने लिख दिया है। तो कुल दूरी d होती है, जो प्रावद्युत पदार्थ है उसके बीच की दूरी कितनी होती है बेटा, t। तो वायु परत कितना बचता है, d माइनस टी, ये हो गया। प्लस जो प्रावद्युत पदार्थ है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, मोटाई कितनी हो गई बेटा, t हो गई, ठीक है। यहां आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये V इज इक्वल टू E0, किसकी वैल्यू रखेंगे बेटा आप, E0 की वैल्यू। चलिए मैं ऊपर लिखता हूं, यहां हमारे पास जगह कम है। ये हमारे पास आया V इज इक्वल टू, किसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, E0। ये हो गया E0, सॉरी E0 की तो वैल्यू हमको पुट करनी है बेटा। तो E0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A, ये हो गया d माइनस टी। कितना हो गया बेटा, d माइनस टी, प्लस E की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के A इंटू टी, ठीक है। इन दोनों से देखिए कुछ कॉमन निकलते हुए दिखाई देगा आपको। क्या कॉमन निकल रहा है बेटा, उसको कॉमन निकाल लीजिए। Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A कॉमन निकलेगा, और यहां हमारे पास बचता क्या है, d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये आ गया हमारे पास में विभवांतर, ठीक है। हमको चाहिए क्या, धारिता, जबकि धारिता C बराबर फार्मूला होता है बेटा Q अपॉन V। तो आप वैल्यू पुट करेंगे बेटा, ये हो गया Q, और V की वैल्यू ये पूरा का पूरा वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A, ये हो जाएगा हमारे पास d माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये पूरा पुट कर देंगे। Q क्या हो गया बेटा, कैंसल। C इज इक्वल टू, ठीक है, ये एप्सिलॉन 0 A ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन 0 A, और नीचे जो बच रहा है हमारे पास में वो क्या बचता है बेटा, d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। d माइनस टी प्लस क्या बच जाता है बेटा हमारे पास, t अपॉन के, ये हमारे पास बच जाता है। अब यहां से हम चाहें तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं बेटा। क्या निकालेंगे, उभयनिष्ठ देखेंगे, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखेंगे कैसे हम यहां से उभयनिष्ठ हम निकालते हैं, ठीक है। दो यहां उभयनिष्ठ निकालने के लिए C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A, ठीक है। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन 0 A। ये देखो ध्यान से देखना, ये जो हमारा फॉर्मूला है ये क्या है बेटा, d माइनस टी है, प्लस क्या है बेटा, t अपॉन के है। तो यहां से हम ये फॉर्मूले को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A, नीचे ध्यान दीजिएगा आप, ये d है, यहां से मैं माइनस टी को बाहर निकाल लूंगा तो क्या बच जाता है बेटा, यहाँ 1 बच जाता है, और यहाँ 1 अपॉन क्या बच जाता है, k बच जाता है। क्या बच जाता है, 1 प्लस 1 अपॉन k। हम इस तरीके से भी ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, और ये आ गया हमारे पास में किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और जो समांतर प्लेट इसके पहले वाला क्वेश्चन निकाले उससे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न ये है। आप याद रखना, चाहे आप इस फॉर्म में लिखें चाहे आप इस फॉर्म में लिखें, आपका क्वेश्चन दोनों में जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। और यहां भी आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी चीजों पर जो है वो धारिता निर्भर करती है। तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ेंगे हम तीसरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा हम पहुंच गए हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। यहां बोलता है बेटा कि सिद्ध कीजिए कि दो आवेशित चालक एक दूसरे से किसी चालक द्वारा जोड़े जाते हैं तो सदैव ऊर्जा की हानि होती है। यह हमको प्रूव करके दिखाना है। या फिर इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरह से पूछता है कि दो आवेशित चालक की धारिताएं जो होती हैं वो क्रमशः C1 और C2 है।
यदि उन्हें Q1 Q2 आवेश देने पर उनके विभव क्रमशः V1 V2 हो जाते हैं और यदि उन्हें तार से जोड़ दिया जाए तो निम्नलिखित की गणना कीजिए बोलता है। सबसे पहले किसकी गणना करनी है हमको? उभयनिष्ठ विभव निकालना है, फिर संयोजन में ऊर्जा हानि निकालनी है। ठीक है, तो चलिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ सबसे पहले देखेंगे, हमने यहाँ कुछ चालक ले लिए हैं। ठीक है, मैं चालकों को नाम दे देता हूँ बेटा। ये चालक है हमारे पास में A, ये चालक है B। अगर चालक A का धारिता C1 है, उसे Q1 आवेश देते हैं और जो उसका विभव है, ठीक है, जो उसका क्या चीज है बोलता है बेटा? विभव है, वो विभव क्या हो जाता है? V1 हो जाता है। वैसी चालक C2 है, जिसकी धारिता C2 है, अगर उसको Q2 आवेश दिया जाता है तो उसका विभव क्या हो जाता है बोलता है? V2 हो जाता है। यह है चालक को जोड़ने के पहले की स्थिति, चालकों को जोड़ने के पहले की स्थिति। ठीक है, जोड़ने के पहले। बात समझ में आई? दो चालक है बेटा हमारे पास, एक चालक का नाम A दिए, दूसरे चालक को नाम B दिए। चालक A जिसकी धारिता C1 है, अगर उसको Q1 आवेश देते हैं तो विभव V1 हो जाता है। क्वेश्चन में हमको दिया है दो चालक जिनकी धारिता C1 C2 हैं, उन्हें Q1 Q2 आवेश देने पर विभव V1 और V2 हो जाते हैं। ऊर्जा की हानि होती कब है? ऊर्जा की जो हानि होती है वो चालकों को जोड़ने के बाद होती है। ठीक है, तो चलिए अब ये जो दोनों हमारे पास में चालक है बेटा, इनको हम क्या कर देंगे? हम आपस में जोड़ देंगे। कैसे जोड़ते हैं? एक तार के द्वारा। ठीक है, यहां से मैं एक तार निकाल देता हूं और तार के द्वारा इन दोनों को आपस में क्या कर देता हूं बेटा? जोड़ देता हूं। ठीक है, ये हमारा चालक A, ये चालक B। तो जोड़ने से क्या होता है? इसकी जो धारिता है वो C1 ही रहेगी बेटा, इसको जो चार्ज दिया गया है वो Q1 ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसकी धारिता C1 और चार्ज Q1। वैसे ही इसकी जो धारिता है वो C2 है और जो चार्ज है वो कितना है बेटा? वो Q2 है। चार्ज कितना है? Q2 है। मगर इनका विभव उभयनिष्ठ हो जाएगा। इनका विभव एक होगा बेटा, उभयनिष्ठ। दोनों को जोड़ने के बाद जो विभव होता है वो उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको डायग्राम समझ में आ रहा है, फिर से एक बार सुनिएगा। दो चालक हमने लिया है A और B। A की धारिता C1, आवेश दिया गया Q1, विभव हो गया V1। वैसे B की धारिता C2, आवेश दिया गया है Q2, विभव हो जाता है बेटा V2। तो दोनों चालकों को अगर जोड़ दें, जोड़ने के बाद जो धारिता है वो तो C1 C2 रहेगी, आवेश भी Q1 Q2 रहेगा, विभव उभयनिष्ठ हो जाता है बेटा, V हो जाता है। तो ये स्थिति है कब? जोड़ने के बाद। तो यहां हमको दो चीजें निकालने बोलती है बेटा। सबसे पहले यहां बोला गया है कि क्या निकालिए बोलता है? उभयनिष्ठ विभव। तो देखेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले देखो इधर बहुत ही आसान है। चालक A पर आवेश, चालक A पर आवेश Q1 इजिकल टू C1, Q1 इजिकल टू हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है बेटा C1 V1। वैसे ही जो हमारे पास में दूसरा चालक है बेटा, कौन सा चालक? जो चालक B है पर आवेश निकालना। आप चालक B पर क्या निकाल लेना बेटा? आवेश। चालक B पर आवेश Q2 इजिकल टू आ जाता है C2 V2। चालक B पर आवेश Q2 इजिकल टू C2 V2। इसलिए कुल आवेश, जो कुल आवेश होता है हमारे पास, क्या होता है बेटा? जो कुल आवेश होता है, Q की वैल्यू ये हो जाती है बेटा Q1 प्लस Q2। Q1 प्लस क्या हो जाता है हमारे पास में? Q2। ये हमारे पास में कुल आवेश हो जाता है। तो Q इजिकल टू C1 V1 प्लस C2 V2, C1 V2। और इस संयोजन की कुल जो क्या होती है बेटा? धारिता, कुल धारिता C इजिकल टू ले लेंगे आप C1 प्लस C2। तो हमने दो चीजें पहले फाइंड कर ली। कुल आवेश निकाला बेटा, Q1 इजिकल टू पहले चालक के लिए C1 V1 था, Q2 इजिकल टू C2 V2 था। तो Q इजिकल टू Q1 प्लस Q2 आ गया, Q इजिकल टू C1 V1 प्लस C2 V2 आ गया, और कुल धारिता C इजिकल टू C1 प्लस C2 हमको सबसे पहले निकालना है बेटा उभयनिष्ठ विभव। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा उभयनिष्ठ विभव है वो कैसे निकलता है? यहां हम लिखेंगे बेटा उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव, दोनों चालकों को जोड़ने के बाद जो विभव होता है वो उभयनिष्ठ विभव होता है। उभयनिष्ठ विभव बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में? ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा बेटा कुल आवेश V इजिकल टू Q बाई क्या होगा? C। तो ये हो जाएगा बेटा कुल आवेश बटा कुल विभव। कुल आवेश बटा क्या हो जाएगा बेटा? कुल विभव। ठीक है, ये कुल विभव हमारे पास आ जाएगा, कुल आवेश बटा कुल विभव। तो यहां उभयनिष्ठ विभव को V लेंगे, कुल आवेश बेटा, कुल आवेश क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, और कुल विभव नहीं, सॉरी, कुल
धारिता। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ कुल धारिता। कुल धारिता क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास C1 प्लस क्या हो जाएगा C2। ठीक है, C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो V के लिए जो फॉर्मूला निकलेगा V, ये Q1 प्लस Q2 अभी हमने निकाला बेटा, Q1 प्लस Q2 क्या आ जाता है, ये हो जाता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन हो जाएगा बेटा C1 प्लस C2। ये व्यंजक होता है हमारे पास में। किसके लिए व्यंजक होता है, ये व्यंजक होता है हमारे पास बेटा, ये व्यंजक होता है V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये होता है कुल उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक। V इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2, ठीक है, अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारे पास पहला व्यंजक आ गया। अब आगे हमको क्या निकालना है, संयोजन में ऊर्जा हानि। तो ऊर्जा हानि होती कब है, जोड़ने के बाद ही ऊर्जा की क्या होती है बेटा, हानि होती है। तो हम ऊर्जा हानि निकालेंगे। चलिए, बहुत ही सिंपल सा जो होता है फॉर्मूला होता है बेटा, यहाँ ऊर्जा हानि निकालेंगे। तो ऊर्जा हानि के लिए जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा और जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा हमको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड, हमको क्या चाहिए यहाँ, ऊर्जा हानि। क्या चाहिए बेटा हमको, ऊर्जा हानि। तो हम स्टार्ट करेंगे, चालकों को जोड़ने के पहले ऊर्जा, चालकों को जोड़ने के पहले ऊर्जा। किसकी ऊर्जा देखते हैं सबसे पहले, चालक ए की ऊर्जा। चालक ए की ऊर्जा क्या हो जाएगी बेटा, ऊर्जा के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये हो जाएगा हाफ C1 V1 का स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो यहाँ हाफ C1 V1, धारिता C1 है, विभव V1 है। वैसे ही B की ऊर्जा हो जाएगी बेटा, B की ऊर्जा हो जाएगी हाफ C2 V2 का स्क्वायर। B की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ C2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, तो कुल ऊर्जा, इसको हम कुल ऊर्जा को नाम दे देंगे U1 इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। ये हो गया चालकों को जोड़ने के पहले ऊर्जा। समझ में आ रही है, चालकों को जोड़ने के पहले ए की ऊर्जा हाफ C1 V1 का स्क्वायर, बी की ऊर्जा हाफ C2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला याद रखना, हाफ CV स्क्वायर फार्मूला होता है। अब जोड़ने के पश्चात, अब क्या देखेंगे बेटा हम, जोड़ने के पश्चात देखेंगे। ठीक है, तो जोड़ने के पश्चात जो ऊर्जा होती है, सबसे पहले हम ए की ऊर्जा देखेंगे। किसकी ऊर्जा देखेंगे बेटा, हम ए की ऊर्जा देखेंगे। ए की ऊर्जा हो जाएगी बेटा हाफ C1 V का स्क्वायर, क्योंकि विभव जोड़ने के बाद विभव उभयनिष्ठ हो जाता है, इसलिए V आएगा ना कि V1। ठीक है, वैसे ही हम निकालेंगे बेटा किसकी ऊर्जा, बी की ऊर्जा निकालेंगे। तो बी की ऊर्जा हो जाएगा बेटा हाफ C2 V का स्क्वायर। बी की ऊर्जा कितना हो जाएगा, हाफ C2 V का स्क्वायर। ठीक है, यहां भी हम निकाल लेंगे कुल ऊर्जा। क्या देख लेंगे बेटा हम, कुल ऊर्जा। तो देखेंगे हमारे पास जो कुल ऊर्जा होगा बेटा, कुल ऊर्जा को हम यहाँ U2 नाम देंगे। यहाँ हमारे पास आ जाएगा हाफ C1 V का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V का स्क्वायर। यहां से हम एक काम कर सकते हैं बेटा, U2 इज इक्वल टू हाफ V स्क्वायर को कॉमन निकाल लेना, बचेगा क्या, C1 प्लस C2। क्या बचेगा बेटा, C1 प्लस C2। इस तरह से जोड़ने के पहले की ऊर्जा और जोड़ने के बाद की ऊर्जा आ गई। अब देखेंगे ऊर्जा हानि। अब हमको देखना क्या है बेटा, ऊर्जा हानि। तो देखेंगे ऊर्जा हानि कैसे निकलेगी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसके लिए बेटा, ऊर्जा हानि। ऊर्जा हानि कब हो रही है, जोड़ने के बाद। तो ऊर्जा हानि निकालने के लिए हम यहां ऊर्जा हानि को हम डिनोट करेंगे बेटा डेल्टा U से, और ये जोड़ने के बाद मतलब जोड़ने के पहले ऊर्जा अधिक रही होगी, तो अधिक से कम को घटाते हैं, तो U1 माइनस क्या हो जाएगा बेटा, U2 हो जाएगा। ऊर्जा हानि देखिए, डेल्टा U इज इक्वल टू U1 माइनस U2, पहले की ऊर्जा माइनस बाद की ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा हानि जोड़ने के बाद हो रही है। ठीक है, बहुत ही आसान है बेटा, ध्यान से देखते जाना, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है। U1 आया हमारे पास हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर, ये हमारे पास आया। ठीक है, माइनस U2, ये आया हाफ, मैंने V स्क्वायर कॉमन निकाल लिया है, ये बच रहा है बेटा C1 प्लस C2। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। अब क्या करेंगे, हमको V मालूम है बेटा, हमको विभव मालूम है उभयनिष्ठ। तो यहां से सबसे पहले आप एक काम करना बेटा, डेल्टा U निकाल रहे हैं तो आप हाफ को कॉमन ले लेंगे। किसको कॉमन ले लेंगे बेटा, आप हाफ को, 1/2 कॉमन निकाल लेना। ठीक है, 1/2 कॉमन निकालने के बाद यहां बच रहा है C1 V1 का स्क्वायर, C2 V2 का स्क्वायर। ठीक है,
माइनस v का स्क्वायर, v उभयनिष्ठ विभव, अभी मैंने फॉर्मूला निकाला था उभयनिष्ठ विभव के लिए, मैं इसको कैसे लिखूंगा देखते रहना, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा बेटा, ऊपर में आया था हमारे पास C1v1 प्लस C2v2 पूरे का होल स्क्वायर लिख देता हूं, और नीचे आया था बेटा हमारे पास C1 प्लस C2, तो ये पूरे का होल स्क्वायर, v का स्क्वायर है ना उभयनिष्ठ विभव, C1v1 प्लस C2v2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है, तो दोनों का होल स्क्वायर लिख देते हैं। इनटू है बेटा यहाँ हमारे पास C1 प्लस C2, ये आ गया, उसको ब्रैकेट में ये 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम बचेगा, ठीक है। फिर से डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ, ये हो गया C1v1 का स्क्वायर प्लस C2v2 का स्क्वायर प्लस ये a प्लस b का होल स्क्वायर, C1v1 का स्क्वायर प्लस C2v2 का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर। साइन यहाँ माइनस है, ध्यान देंगे चिन्हों पर, ये चिन्ह माइनस है बेटा, ठीक है। तो यहाँ तो ब्रैकेट में लिख रहे हैं अभी C1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर प्लस 2C1 v1 C2 v2, ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर सॉल्व हो गया। नीचे क्या बच रहा है C1 प्लस C2, ये हमारे पास नीचे बच रहा है, ये बड़े ब्रैकेट में। समझ में आ रहा है ना, ऊपर वाले को a प्लस बी का होल स्क्वायर से सॉल्व कर दिया, नीचे C1 प्लस C2 बचा है बेटा। नेक्स्ट स्टेप, डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ C1v1 का स्क्वायर प्लस C2v2 का स्क्वायर, ठीक है। साथ साथ आप लोग भी करते जाएंगे पेन कॉपी में, माइनस ये हो जाएगा बेटा हमारे पास में। अब यहाँ एक चीज ध्यान से आपको देखना है, क्या करेंगे बेटा, यहाँ हम सभी का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या लेंगे बेटा हम, C1 प्लस C2, ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। C1 प्लस क्या आ जाएगा बेटा C2, तो एलसीएम आएगा तो C1v1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये जो C1v1 का स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ C1v1 का स्क्वायर में क्या मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा C1 प्लस C2, क्योंकि इसके बेटा में कुछ नहीं, मतलब क्या है बेटा, एक है, एक से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, C1 प्लस C2 का होगा। वैसे ही प्लस ये हो जाएगा बेटा C2v2 का स्क्वायर, C2v2 का क्या हो जाएगा हमारे पास में स्क्वायर, ठीक है, ये C2v2 का स्क्वायर, और यहां भी मल्टीप्लिकेशन किसका हो जाएगा, C1 प्लस C2 का हो जाएगा। C1 प्लस किसका हो जाएगा बेटा, C2 का, और माइनस में यहां है हमारे पास में, इसको आप चाहें तो ये साइन निकाल कर लिख सकते हैं बेटा, सभी माइनस हो जाएगा। C1 का स्क्वायर, V1 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2C1 V1 C2 V2, ठीक है, ये इस तरीके से पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा। अब आगे देखिए, मल्टीप्लाई करना है आपको, डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ, ये बड़ा ब्रैकेट, ये मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा बेटा, C1 V1, C1 का C1 में, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, C1 C2 V1 का स्क्वायर, C2 C1 V2 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, ठीक है, C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, माइनस है C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, माइनस है C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस है बेटा 2C1 C2 V1 V2, ये पूरा टर्म अपॉन, पूरे का अपॉन में फिर से एक बार दिखाई दे रहा है C1 प्लस C2 है, क्या है बेटा, C1 प्लस C2 है। थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन होता है ना, ये C1 V1 का स्क्वायर प्लस है, ये माइनस है, C2 V2 का स्क्वायर प्लस है, माइनस है, 3 टर्म्स बच रहे हैं, तीनों टर्म में C1 C2 हमको कॉमन दिखाई दे रहा है। मैं यहां लिखता हूं बेटा ऊपर, ध्यान से देखना, ये डेल्टा U की वैल्यू आने वाली है, ये हाफ बाहर है, 3 टर्म में हमको C1 C2 कॉमन दिखाई दे रहा है, और बच क्या रहा है, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2, ये हमारे पास में बच रहा है, थर्ड टर्म माइनस था, ठीक है। और पूरे के अपॉन में बेटा, ये जो पूरा लिखा है उसके हमारे पास में जो अपॉन है, उस अपॉन में बच रहा है C1 प्लस C2। तो डेल्टा U की जो फाइनल वैल्यू है हाफ C1 C2, ये a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया, मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, V1 माइनस V2 पूरे का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 पूरे का होल स्क्वायर अपॉन, ये नीचे आ जाएगा बेटा C1 प्लस C2, ये ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक होता है, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे आपसे, आसानी से पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको पूरा का पूरा कहानी बता देता हूं बेटा, क्या हुआ एक्चुअल में। यहां हमने 2 चालक लिया, ए और बी, ए की धारिता C1, बी की धारिता V1, आवेश कितना था Q1, बी की धारिता C2, आवेश दिया गया Q2, विभव हो गया V2। वैसे ही जोड़ दिए तो विभव उभयनिष्ठ हो जाता है, मगर आवेश और धारिता वही रहती है। तो हमने पहले जोड़ने के पहले क्या निकाला बेटा, आवेश,
निकाला, ठीक है, चालक ए पर आवेश निकाला, चालक बी पर आवेश निकाला और कुल आवेश निकाल लिया, फिर कुल धारिता निकाल लिया। तो सबसे पहला हमारा काम था उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव होता है कुल आवेश बटा कुल धारिता, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। तो Q1 C1 V1 हो गया, Q2 C2 V2 हो गया अपॉन C1 प्लस C2। ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि कब होती है बोलता है जोड़ने के बाद होती है। तो जोड़ने के पहले ए की ऊर्जा फिर बी की ऊर्जा, ठीक है, दोनों को जोड़ दिए कुल ऊर्जा, जोड़ने के बाद ए की ऊर्जा बी की ऊर्जा, कुल ऊर्जा निकल गया। हानि कब होती है? जोड़ने के बाद होती है, इसीलिए जो हमारे पास में U1 आया था उसमें से U2 को माइनस कर दिए। कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान होता है, ध्यान पूर्वक करना बेटा कैलकुलेशन। डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर C1 प्लस C2, ये आपका व्यंजक बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम के लिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, जरूर आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो चलिए बच्चों, हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर से, जो अक्सर पूछा जाता है लास्ट 2 इयर्स के। आप अगर बोर्ड के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये प्रश्न आपको वहां जरूर मिल जाएगा। क्या लिखता है यहाँ? संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या है, इसका व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। यह ऊर्जा किस रूप में और कहां पाई जाती है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो चलिए हम आपको सबसे पहले बताते हैं बेटा कि क्या होती है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो अगर आप उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे बेटा, और आपको क्या लिखनी है? सबसे पहले आपको लिखनी है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा लिखनी है। तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा मैं आपको बता देता हूं क्या बोलता है बेटा। संधारित्र को क्या करने में? आवेशित करने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य वहां किस रूप में बोलता है बेटा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, कि रूप में संचित होता है, ठीक है। यही कार्य किस रूप में संचित होता है बोलता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो सबसे पहले आप परिभाषा पर ध्यान देंगे। क्या बोलता है बेटा? संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र को आवेशित करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, यही कार्य वहां किस रूप में संचित हो जाती है बोलता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। चलिए यहां मान के चलते हैं, माना किसी प्लेट की धारिता, ठीक है। कौन सी प्लेट बोलता है बेटा? कोई भी संधारित्र की धारिता या किसी संधारित्र की धारिता मान के चलेंगे। माना किसी संधारित्र की धारिता C है, उसे कितना? उसे Q आवेश देने पर उसका विभव क्या हो जाता है? V हो जाता है, ठीक है, ये चीज। तो इतना पहले आप समझ जाएंगे। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा बोलता है संधारित्र को आवेशित करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य उसमें किस रूप में संचित हो जाता है बोलता है बेटा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। हम मान के चलते हैं कि संधारित्र है जिसकी धारिता कैपिटल C है, उसको Q आवेश देने पर, कैपिटल Q आवेश देने पर उसका विभव कितना हो जाता है बेटा? V हो जाता है, ठीक है। तो अब एक चीज आप समझ जाएंगे, ठीक है, किसी भी संधारित्र को जब भी कोई आवेश दिया जाता है बोलता है तो वो आवेश हम एक साथ नहीं दे सकते। वो आवेश को कैसे दिया जाता है? बाई पार्ट। पहले हम थोड़ा सा आवेश देंगे, फिर थोड़ा आवेश देंगे, फिर थोड़ा आवेश देंगे, इस तरह से करते हुए हम उसको क्या करते हैं बेटा? आवेशित करते हैं। संधारित्र को आवेशित करने का एक प्रोसेस होता है, पहले थोड़ा आवेश दिया जाता है, फिर थोड़ा आवेश दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है मालूम है? जब सबसे पहले जब हम आवेश देते हैं किसी भी संधारित्र को, तो पहला आवेश देने के लिए हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि उस समय उसका विभव कितना होता है बेटा? 0 होता है। इसीलिए तो ये बाई पार्ट दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है। तो चलिए अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं बेटा। हम ये मान के चलेंगे कि माना पहले
प्लेट पर प्लस क्यू, स्मॉल क्यू ले लेता हूं ना, और दूसरे प्लेट पर, ठीक है बेटा, और दूसरे प्लेट पर कितना चार्ज है, माइनस क्यू आवेश है, तो उनके मध्य क्या निकालेंगे हम, उनके मध्य हम क्या निकाल लेते हैं बेटा, विभव, उनके मध्य विभव, ये विभव को मैं वीडेस लेता हूं, विभव क्या हो जाएगा, Q बाई सी, ठीक है। हम क्या मान के चलते हैं कि पहले प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है, दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू है, तो उनके मध्य जो विभव होगा बेटा वो विभवांतर कितना हो जाएगा, वीडेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, ठीक है। यदि, ठीक है, यदि डी क्यू आवेश कहां से बोलता है, दूसरे प्लेट से, किसको, पहले, दूसरे प्लेट से पहले प्लेट को दी जा रही है तो हम क्या निकालेंगे बेटा, किया गया कार्य देखते हैं, जो आवेश देने के लिए जो किया गया कार्य है वो कार्य देखते हैं बेटा। तो आवेश देने के लिए जो किया गया कार्य है वो DW कितना हो जाता है बेटा, आवेश देने के लिए किया गया कार्य, क्योंकि हम छोटा सा आवेश दे रहे हैं, मैंने बताया था आवेश को कभी भी हम एक साथ नहीं दे सकते, आवेशों को हमको बाई पार्ट देना होता है, छोटे छोटे भागों में। तो हम सबसे पहले एक छोटे से आवेश की बात करते हैं। यदि DQ जो स्मॉल आवेश है उसको एक प्लेट से दूसरे प्लेट या दूसरे प्लेट से पहले प्लेट को दी जा रही है तो किया गया कार्य DW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होता है बेटा हमारे पास में किया गया कार्य V इज इक्वल टू W अपॉन Q, फॉर्मूला याद रखना, जबकि V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, W अपॉन Q होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q, तो W इज इक्वल टू QV हो जाएगा। तो ये आवेश, कितना आवेश दिया जा रहा है, सबसे पहले यहां ध्यान रखना हमको DQ आवेश दिया जा रहा है, और विभव जो है हमारा Vdes है, तो Vdes इज इक्वल टू Vdes इंटू ये हो जाएगा बेटा DQ चार्ज। दोनों प्लेटों के बीच में विभव हमने बताया Vdes है, तो DW इज इक्वल टू Vdes DQ, या फिर हम इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं, Vdes की वैल्यू पुट कर देना बेटा, Q बाई क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू DQ। तो एक छोटे आवेश को देने के लिए DQ चार्ज को दूसरे प्लेट से पहले प्लेट में देने के लिए किया गया कार्य आ गया। अब ये कार्य निकल गया तो हम संपूर्ण आवेश के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। अतः हम लिखेंगे, अतः संपूर्ण आवेश, संपूर्ण आवेश क्या है बेटा, Q, संपूर्ण आवेश क्या है हमारे पास, Q को, ठीक है, को स्थानांतरित या देने में, करने में, निकालेंगे किया गया कार्य, करने में किया गया कार्य, ये हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। संपूर्ण आवेश को देने में किया गया कार्य ये हम निकाल लेते हैं यहां। तो ये किया गया कार्य बेटा, संपूर्ण आवेश Q को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य, ये कार्य क्या हो जाएगा, ये कार्य होगा बेटा हमारे पास W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितने से कितने, 0 टू Q, कुल आवेश मैंने कैपिटल Q लिखा है, तो 0 टू क्या हो जाएगा बेटा, Q हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास DW, या हम जब DW की वैल्यू पुट करेंगे तो 0 टू Q, DW इज इक्वल टू Q बाई C DQ हो जाएगा, Q बाई C क्या हो जाएगा बेटा, DQ, W इज इक्वल टू बेटा, ठीक है, क्या चीज बाहर आएगा, 1 अपॉन C बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा 0 टू Q, किसका, Q का, Q DQ, ये हमारे पास में इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन करने आपको आता है 1 अपॉन C, इंटीग्रेशन करेंगे बेटा Q का तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2, Q स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा हमारे पास में, 2 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास में आ जाएगा Q स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन, ये लिमिट इधर लगा देना 0 बाई Q, ये हमारे पास आगे किया गया कार्य। इसी को मैं यहां से आगे लिखता हूं बेटा, ये किया गया कार्य W इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास में, 1 अपॉन C, ठीक है, इंटीग्रेशन, ये मैं एक बार फिर से लिख देता हूं यहां आप लोगों के लिए, Q स्क्वायर बाई कितना आ रहा था हमारे पास में, हाफ C, ये आ रहा था बेटा Q स्क्वायर बाई 2, 0 टू Q, ये लिमिट्स लगी हुई है, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1 बाई C, हम लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2, ये किया गया कार्य W इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा हाफ, ठीक है,
एक मिनट, गलती हो रही है, थोड़ा सा रुकेंगे बेटा। ये क्या गलती हो रही है, W, ये था बेटा नीचे 1/c, ये हो जाएगा अपर लिमिट q²/2 माइनस लोअर लिमिट मतलब 0²/2, तो 0²/2 तो 0 ही हो जाएगा। W इक्वल टू फाइनली आ जाएगा बेटा हमारे पास में, हम इसको लिखेंगे, हाफ को पहले लिखेंगे, हम यहाँ हाफ लिख लिया बेटा, ये हो गया हमारे पास q²/c, ठीक है। W इक्वल टू हाफ q²/c, और यही जो किया गया कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा होता है बेटा, इसलिए U इक्वल टू हम लिख लेंगे हाफ q²/c, ये आपका व्यंजक बन गया। इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, Q का मान क्या रख लो बोलता है बेटा, आप CV रखेंगे तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलता है हाफ, ये हो जाएगा c² v², Q की जगह पुट करेंगे तो ये C हो जाएगा बेटा, C कट हो जाएगा, U इक्वल टू आ जाएगा हाफ CV², ये भी एक व्यंजक बनता है, ठीक है, ये भी हमारे पास एक व्यंजक बनता है। वैसे ही आप एक बार किसका मान रख सकते हैं बेटा, C का मान रख सकते हैं। जब आप C का मान रखेंगे तो आपके पास में U इक्वल टू फार्मूला आ जाएगा बेटा हाफ QV। तो ये 3 फार्मूले बनते हैं। कितने फार्मूले बनते हैं, 3 फार्मूले बनते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, सारा का सारा मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। संधारित्र की क्या बोलता है बेटा, स्थितिज ऊर्जा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अभी प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम में पूछा गया, शायद तक 2090 के क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएगा। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं कि संधारित्र को आवेशित करने के लिए हमको कुछ कार्य करना पड़ता है, यही कार्य वहां स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। आप मान के चलना किसी संधारित्र की धारिता C है, उसको Q आवेश देने पर विभव कितना हो जाता है, V, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि पूरा का पूरा आवेश एक साथ नहीं दिया जाता, आवेशों को देते हैं हम क्रम से देते हैं, पहले थोड़ा आवेश देते हैं, फिर थोड़ा आवेश देते हैं, फिर थोड़ा आवेश देते हैं, ठीक है। तो माना पहले प्लेट पर प्लस Q चार्ज है, दूसरे प्लेट पर माइनस Q है, तो उनके मध्य हम विभव निकालिए, विभवांतर V डैश इक्वल टू क्या निकाल लिया बेटा हमने, Q/C। अतः एक छोटा आवेश, ठीक है, dq आवेश को दूसरे प्लेट से पहले प्लेट को देने के लिए किया गया कार्य dw इक्वल टू v डैश dq, क्योंकि v इक्वल टू w/q होता है, तो w क्या होता है बेटा, vq होता है, तो v डैश dq निकालिए, v डैश की वैल्यू q/c dq पुट कर दिए। ये एक छोटा काम निकल जाता है तो हम बड़ा कार्य निकालते हैं, तो संपूर्ण आवेश q को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। तो dw इक्वल टू पूरा आवेश कितना है बेटा, कैपिटल Q है, तो इंटीग्रेशन 0 टू Q dw हो गया, dw की वैल्यू q/c हो गया, 1/c कांस्टेंट था बाहर निकल गया, Q का इंटीग्रेशन होता है कि बेटा q²/2, q²/2 लिमिट है 0 टू Q, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना, स्मॉल q की जगह कैपिटल q²/2, फिर 0²/2, तो 0 हो जाएगा, तो हाफ q²/c, ये बचेगा U, किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा होता है, तो U इक्वल टू क्या हो गया बेटा, हाफ q²/c, Q की जगह CV पुट कर देंगे बेटा, तो हाफ c² v², एक c कैंसिल हो जाएगा, हाफ CV² बनता है। वैसे एक बार C की जगह आप Q अपॉन क्या रख देंगे, जो C है बेटा, C की जगह आप Q अपॉन V रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, हाफ QV, ये आपका व्यंजक बन जाएगा, किसके लिए, किसी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए। अब हमारा लास्ट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां हमारे पास में बेटा, ये पूछता है अक्सर एग्जाम में, क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 5, वान डी ग्राफ जनित्र की रचना एवं कार्यविधि समझाइए, इसके उपयोग बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा का पूरा थ्योरी वाला क्वेश्चन है बेटा, आपको समझना है डायग्राम देखकर कि क्या क्या चीजें हैं इसमें, मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले चित्र पर आप फोकस करेंगे, वान डी ग्राफ क्या बोलता है, वान डी ग्राफ की रचना एवं कार्यविधि समझाइए और इसके उपयोग आपको लिखना है बोलता है। तो सबसे पहले बता देता हूं बेटा, वान डी ग्राफ जनित्र, जनित्र मतलब होता है जनरेटर, जो विद्युत का क्या करता है, उत्पादन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जनित्र या जनरेटर बोलते हैं। तो वान डी ग्राफ वैज्ञानिक ने एक ऐसा विद्युत उत्पादन मशीन की खोज की बोलता है जिससे 10 मिलियन वोल्ट, कितना बोलता है बेटा, 10 मिलियन वोल्ट तक का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। ये खोज किसकी थी, ये खोज थी बेटा वान डी ग्राफ वैज्ञानिक की। उन्होंने एक ऐसा मशीन बनाया जो 10 मिलियन वोल्ट तक का विभवांतर उत्पन्न कर सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वान डी ग्राफ जनित्र कहते हैं। और इसी कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, बोलता है कि इसका सिद्धांत क्या है, कई बार पूछता है। तो ये चालक के नुकीले पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सर्वाधिक होता है, जब वायु किसी नुकीले सिरे के संपर्क में आती है तो वह आवेशित हो जाती है तथा इससे दूर हटने लगती है, जिसे हम वैद्युत पवन कहते हैं। इस सिद्धांत पर कार्य करती कोई भी चालक हो, जैसे हमारे पास जो मार्कर्स अवेलेबल है बेटा, ये देखो इसका सिरा कैसा है, बहुत ही नुकीला है, ठीक है, इसका सिरा कैसा बेटा, बहुत ही नुकीला है। तो इसका सिद्धांत में यही चीज बताता है कि किसी चालक के नुकीले पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है। अगर इसको चार्ज दिया जाएगा तो यहां आवेश का जो पृष्ठीय घनत्व है या आवेश का जो घनत्व है वो कहां होगा, मतलब आवेश कहां अधिक होगी बेटा, इसके नुकीले सिरे पर। यहां बहुत सारा आवेश होगा, बहुत सारा चार्ज होगा। तो एक्चुअल में होता क्या है, देखिए यहां बहुत सारा चार्ज होगा, ये चार्ज किसके संपर्क में आएगा, वायु के,
वायु, जो इसके आसपास की जो एयर है वो हो जाएगी बेटा आवेशित या आयनित। क्या हो जाएगी? वो आवेशित हो जाएगी या आयनित हो जाएगी। जब ये वायु आयनित हो जाएगी तो यहां से ये दूर हटने लगेगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी चार्ज है, ठीक है। वो आयनित होकर क्या होने लगेगी? यहां से दूर हटने लगेगी, और जो दूर की वायु है अनावेशित वायु फिर इसके पास आएगी, वो भी आयनित हो जाएगी, वो भी दूर हटने लगेगी। इस तरह से वायु के द्वारा जो आवेश का एक संवहन होने लगेगा बेटा, एक संवहन बन जाएगा, जिसे हम संवहन धारा कहते हैं, या उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत पवन। वो वैद्युत पवन के रूप में, वायु के रूप में वहां फ्लो होने लगेगी। तो ये इसका सिद्धांत होता है बेटा, ठीक है, कि किसी भी चालक का जो क्या होता है नुकीला पृष्ठ होता है वहां आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सबसे अधिक होता है। वैसे ही बोलते हैं किसी खोखले गोली चालक को दिया गया संपूर्ण धनावेश, कोई भी जो खोखले गोली चालक होता है उसको दिया गया संपूर्ण धनावेश उसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो जाता है? संपूर्ण रूप से क्या हो जाता है? बोलता है बेटा वितरित हो जाता है। ये भी एक सिद्धांत है। अब थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ संरचना की। संरचना देखिए, डायग्राम में मैं आपको समझाते जाता हूं एक एक चीज बहुत बारीकी से। इसमें एक खोखला गोला एस होता है, बोलता है, दिखाई दे रहा है बेटा ऊपर में जो है वो कैसा गोला है? खोखला गोला है, एस होता है। इसका जो व्यास होता है कितना मीटर होता है? बोलता है बेटा 5 मीटर होता है। कितना होता है? 5 मीटर होता है। ये खोखला गोला एस 5 मीटर व्यास होता है। और ये दो स्तंभों P1 और P2, यहां हम इसको नाम दे देते हैं, एक मिनट रुकिए। ये स्तंभ को हम क्या नाम देंगे बेटा? P1, और ये जो साइड में स्तंभ है उसको क्या नाम देंगे? P2। 15-15 मीटर लंबे होते हैं। लगभग कितने मीटर लंबे होते हैं ये? 15-15 मीटर लंबे दो स्तंभों पर क्या होता है? बोलता है ये टिका होता है, ठीक है। ये हो गया। अब यहां दो कंघियां दिखाई दे रही, देखेंगे आप ध्यान से। एक जो कंघी है ऊपर लगी हुई है बेटा ये, और ये दूसरी कंघी कहां लगी हुई है? नीचे लगी हुई है। कंघी कैसे होते हैं? जिसके सिरे नुकीले होते हैं वो क्या कहलाता है बेटा? कंघी या कॉम कहलाते हैं। तो यहां हमारे पास में दो कंघियां हैं, C1 और C2। C1 को बोलते हैं स्प्रे कॉम। C1 को क्या बोलते हैं बेटा? स्प्रे कॉम। स्प्रे मतलब जो फुहार लगाता है, जो फुहार कंघी होता है वो होता है स्प्रे कॉम। तो ये C1 को स्प्रे कॉम बोलते हैं। और जो C2 होता है उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टर कॉम बोलते हैं। वो संग्राहक कंघी होता है, वो संग्रह करता है। एक फुहार लगाता है आवेश को, ठीक है, जो फुहार आता है ना स्प्रे, वैसे एक स्प्रे लगाता है। किसका स्प्रे लगाता है? आवेशों का स्प्रे लगाता है। और दूसरा जो है आवेशों को संग्रह करता है, इसलिए उसको संग्राहक कंघी कहते हैं या कलेक्टर कॉम बोलते हैं, ठीक है। कॉम मतलब होता है कंघी। तो C1 C2 समझ में आ गया। P1 P2 दो स्तंभ थे, C1 C2 दो कंघियां हैं। C1 को बोलते हैं हम स्प्रे कॉम, C2 को बोलते हैं बेटा हम कलेक्टर कॉम या संग्राहक कंघी बोलते हैं। और यहां दो घिरनियां होती है, P1 और P2 दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में। ये P1 पुली नंबर 1 है, P2 पुली नंबर P2 है। इसके बीच में कोई रबड़ या विद्युत रोधी पदार्थ का क्या रहता है बेटा? एक बेल्ट रहता है। क्या रहता है? बेल्ट रहता है, ठीक है। C1 और C2, यहां मैंने सारी चीजें लिखी हुई हैं, फिर भी मैं आपको यहां से बता रहा हूं, ये बेल्ट रहता है। अब देखो P1 का संबंध एक मोटर से किया गया। P1 का संबंध किससे कर दिया गया बेटा? एक मोटर से। बाहर में एक मोटर लगा हुआ है, यहां से बेल्ट लगा के मोटर से कर दिया, ताकि हम इसको घुमा सके। क्या कर सके? घुमा सके। और ये पूरी की पूरी व्यवस्था एक बॉक्स के अंदर बंद रहती है, जिस पर क्या होता है? बोलता है बेटा 15 वायुमंडलीय दाब पर गैस भर दी जाती है पूरे टैंक को, और लास्ट में पृथ्वी से क्या कर दिया जाता है? संपर्क कर दिया जाता है। तो ये रचना है, बहुत ही सिंपल है। डायग्राम देखकर आपको समझ में आ गया। फिर से एक बार देखना। एक 5 मीटर व्यास का खोखला गोला ऊपर में लगा है। किस पर टिका हुआ है? दो स्तंभों P1 और P2 पर टिका हुआ है, ठीक है। दो स्तंभ क्या है बेटा हमारे पास? P1 और P2। ये आप नाम दे देना, या इसको A और B नाम दिया गया था, वो भी अच्छा है बेटा। आप चाहे तो A और B नाम दे देना, क्योंकि पुली को हम ऑलरेडी क्या नाम दे रहे हैं? पुली को हम P1 P2 नाम दे रहे हैं, तो आप इसको A और B नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये 15 मीटर लंबे होते हैं। फिर अंदर में दो कंघियां C1 और C2 है बेटा। C1 का संबंध एक बैटरी से होता है, जो हाई वोल्टेज का जो बैटरी होता है, उच्च तनाव वाला, उससे होता है, ठीक है। और C2 का संबंध कहां से होता है? गोले से। C1 को क्या बोलते हैं? स्प्रे कॉम। वो आवेश का फुहार लगाती है, इसलिए उसको स्प्रे कॉम बोला जाता है। और C2 जो रहता है वो आवेश का संग्रह करती है, इसलिए उसको संग्राहक कंघी कहते हैं। P1 P2 दो पुली है जिस पर रबड़ वगैरह का बेल्ट लगा होता है। P1 का संबंध एक बाह्य मोटर से रहता है। पूरी व्यवस्था एक बॉक्स के अंदर रहती है बेटा, जिसमें क्या होता है? 15 mm का क्या रहता है? बोलता है वायुमंडलीय दाब वाली गैस भरी होती है, और इस पूरे बॉक्स का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। ये इसकी संरचना है। अब बात करते हैं इसकी कार्यविधि और उपयोग की। बहुत ही सिंपल सा होता है, ठीक है। देखो C1 का संबंध किससे बेटा? बैटरी से है। बैटरी के कौन से सिरे से? धन सिरे से। ये धन आवेश को लेगा, ठीक है। धन आवेश को लेगा। धन आवेश को लेगा, मैंने बताया है
कि कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, ये जो रहता है वो इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि किसी चालक के नुकीले सिरे पर आवेश का जो घनत्व होता है अधिक होता है। तो ये आवेश लेगा तो ये कंघी है बेटा, कंघी है तो कहां उसका आवेश का घनत्व अधिक होगा, उसके नुकीले सिरे पर। कहां अधिक होगा, नुकीले सिरे पर। तो C1 से जो आवेश है वो कहां आ जाएगा बेटा, इस बेल्ट पर आ जाएगा। कहां आ जाएगा, इस बेल्ट पर। और बेल्ट से ये आवेश, जब बेल्ट घूमेगी तो देखिए यहां प्लस प्लस ये तीर के निशान से दिखाया गया है, जब बेल्ट घूमेगी तो ये आवेश कहां जाएगा बेटा, ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर जैसी जाएगा ये C2 जो दूसरी कंघी है, जिसको हमने संग्राहक कंघी बोला है, कलेक्टर कंघी बोला है, वो संपूर्ण आवेश को अपने अंदर ले लेगा। संपूर्ण आवेश को कहां ले लेगा बेटा, अपने अंदर ले लेगा। और ये आवेश को वो, ये खोखला गोला है ना, तो कहां देगा, गोले के बाह्य पृष्ठ पर दे देगा और संपूर्ण आवेश गोले के बाह्य पृष्ठ पर वितरित होगा। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी और बहुत समय पश्चात बहुत सारा वोल्टेज कहां चला जाएगा बेटा, गोले के बाह्य पृष्ठ पर चला जाएगा और इसका विभवांतर बहुत अधिक हो जाएगा। इस तरह से यह बनता है बेटा वान डी ग्राफ जनित्र। क्या बनता है, वान डी ग्राफ जनित्र। बहुत ही सिंपल कार्यविधि है, ठीक है। और इसका उपयोग कहां किया जाता है, बोलते हैं इस विधि के द्वारा 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। इसके द्वारा प्रोटॉन, अल्फा कण आदि को ऊर्जा दी जाती है। डोज बड़ा होने के कारण यह असुविधाजनक है, इसे कहीं भी ले जाया नहीं जा सकता। बहुत आवेश होने के कारण यह बहुत अत्यधिक खतरनाक भी होता है। ठीक है, एक दो रीडिंग करेंगे, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं बेटा, वीडियो पॉज करके जो मैंने लिखा है वो सारी चीजें नोट कर लेंगे। एक दो रीडिंग करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चैप्टर नंबर 2 से आपको इतने क्वेश्चन तैयार करने हैं। आज का ये वीडियो हमारा यही कंप्लीट होता है। आप वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। आपको जो भी टॉपिक चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमको क्या टॉपिक चाहिए बेटा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और सभी को चैनल सब्सक्राइब करने बोलिए। बहुत जल्द और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हम सब आपके पास में आने वाले हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।